ओके गाइस, तो कल क्या क्या पढ़ लिए थे? आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू पढ़ानी है ना। तो एसी स्टार्ट हुआ था, तो एसी में फंडामेंटल में आपने पढ़ लिया है कि प्रोडक्शन ऑफ एसी कैसे करते हैं, उनके मानक समीकरण कैसे होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो इन सब चीजों को आपने पढ़ लिया है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म, वेव ऑफ फॉर्म भी देख चुके हैं। अब बात करेंगे हम एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। शायद इस पे कल कुछ डिस्कशन भी किए थे हम कि अगर हम एसी की बात करें और इनकी एवरेज वैल्यू निकालें, तो जितना प्लस है उतना माइनस। तो औसत का मान क्या होता है? सबको जोड़ लीजिए और नंबर ऑफ टर्म से भाग दीजिए, औसत मान मिल जाता है। तो अगर जितना प्लस है उतना माइनस, जितना प्लस है उतना माइनस, अगर आप सबको जोड़ेंगे तो औसत मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये जानना है कि औसत मान होता क्या है, ठीक है। निकालने की बात तो बाद में आती है। तो औसत मान होता क्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि भैया एसी जो है वो प्रतिक्षण परिवर्तित होती है। एसी जो है वो प्रतिक्षण परिवर्तित होती है, इसलिए इन पे कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए इनकी तुलना हम डीसी से करते हैं, ठीक है। इनकी तुलना हम डीसी से करते हैं। तो करेंगे कैसे? एक कंडक्टर ले लो, ठीक है। ये आपके पास मान लीजिए कोई कंडक्टर हो गया, इस कंडक्टर पे डीसी फ्लो करवा दीजिए। क्या करिए? डीसी सप्लाई लगा दिए। टी टाइम के लिए डीसी सप्लाई लगा दो। अब इस टी टाइम पे जितना चार्ज कैरियर यहां से यहां स्थानांतरित हो जाता, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई कंडक्टर ले लीजिए, टी टाइम के लिए उस पर डीसी सप्लाई लगा दो। जितना चार्ज यहां से यहां पे स्थानांतरित हो जाए, कितने समय में? टी समय में, उसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए क्या आया? क्यू डीसी आ गया, ठीक है। तो उतने ही समय के लिए यहाँ पे एसी लगा दो। क्या लगा दें? एसी लगा दें, और उसी कंडक्टर पे लगा दीजिए। तो जितना चार्ज उतने समय में यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो, यानी क्यू एसी लगाने पे, ठीक है। मेरी बात समझ है ना? तो अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर है, क्यू डीसी बराबर क्यू एसी है, तो जो यहाँ पे एसी लगाए हो उसके मान को औसत मान कहा जाएगा। मेरी बात समझ में आई? एक चालक लिया जिसका रजिस्टेंस जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं, टी टाइम के लिए उस पर डीसी लगा दीजिए। जितना चार्ज एक सिरे से दूसरे सिरे पर स्थानांतरित होता है उसका मान नोट कर लीजिए। फिर उसी कंडक्टर पर उतने ही समय के लिए आप एसी सप्लाई लगा दीजिए। जितना चार्ज कैरियर वो स्थानांतरित होता है इतने समय में, उनको नोट कर लीजिए। तो एसी हो गया। अगर दोनों एक फिक्स समय में दोनों के द्वारा स्थानांतरित आवेश की मात्रा बराबर होती है, तो उस कंडक्टर पर लगाए गए एसी के मान को औसत मान कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक। ये नोट कर लीजिए, आपके लिए जानकारी में रहेगा, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए, चले भैया, देखिए। औसत मान को कैसे निकालेंगे? टू फाइंड द मेथड ऑफ एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? कितने मेथड? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये स्पेशली क्लास है TG2 की। किसकी है? TG2 की। तो आपको उसी के लेवल से लेके चल रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं एवरेज वैल्यू फाइंड करने के, लेकिन आपको सिंपलेस्ट, जो एकदम सिंपलेस्ट मेथड है उन्हीं को बताता हूँ। एक है मिड ऑर्डिनरी मेथड। दूसरा होता है इंटीग्रेटिंग मेथड। ठीक है।
एक होता है मिड ऑर्डिनरी मेथड, दूसरा होता है इंटीग्रेटिंग मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा मध्य कोटिक विधि। क्या बोला जाता है? मध्य कोटिक विधि। इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलनीय विधि। ठीक है, नोट करिए दो विधि, समाकलनीय विधि। ठीक, दो विधि द्वारा दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, हो गया नोट। अब देखिए, अब बात करेंगे किसकी? लिखता जल्दी नहीं है। एक है मिड, पहला देखिए मिड ऑर्डिनरी मेथड। मिड ऑर्डिनरी मेथड क्या होगा? ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होगा बच्चा कि जैसे आपकी ये एसी साइकिल है, ठीक है, एसी साइकिल, ठीक, तो इसको क्या करते हैं हम, अलग अलग सेगमेंट में इसको काट देते हैं, अलग अलग सेगमेंट में इसको काट दिए। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मान लें E1 है, E2 है, ये E3 है, E4 है, E5 है, E6 है, ऐसे E7 एंड सो ऑन जो भी है। तो अब होगा क्या? तो ई एवरेज की वैल्यू निकालें तो ई एवरेज बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो ऑन अप टू जितने भी हैं सबको जोड़ करके इनसे डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? ई एवरेज की वैल्यू। इसी तरीके वी एवरेज की वैल्यू की बात करें तो V1 V2 V3 एंड सो ऑन Vn अपॉन Vn। इसी तरीके आई एवरेज की बात करें, अगर इस विधि द्वारा निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन अप टू En डिवाइडेड बाई N। तो इस तरीके से मध्य कोटिक विधि द्वारा इनको निकाला जाता है। ठीक, तो ये सब हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसे कहते हैं मध्य कोटिक विधि। अब आप हमसे पूछो सर जी ये जीरो काहे नहीं हो रहा है? भाई इनको अलग अलग सेगमेंट में काटे हैं तो बराबर तो है नहीं कि इसका कंजुगेट उससे उसका कंजुगेट उससे ये जुड़ जाएगा जीरो हो जाएगा। तो अलग अलग काट करके आपने छोटे छोटे सेगमेंट में काट दिया और सबको जोड़ करके इस तरीके से औसत जो निकाला जाता है उसे कहते हैं मध्य कोटिक विधि द्वारा औसत मान निकालना। ठीक है, मिटा दिया जाए। देखिए डेरिवेशन आपको नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा है इंटीग्रेटिंग मेथड, क्योंकि आप इंटीग्रेशन पढ़ते भी नहीं हो आईटीआई वाले, तो इसलिए ज़्यादा करवा नहीं दो। इंटीग्रेटिंग मेथड या इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। होगा क्या कि इसमें बच्चा, थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे ये चल रही है ऐसी, इस पे छोटी सी स्टिप ले लें, छोटी सी ये स्टिप ले लें डी थीटा की, और यहाँ का औसत मान निकाल लें, यहाँ का औसत मान निकाल लें, और उसके बाद में पूरे का जीरो से लेके पाई टू पाई जहाँ तक निकालना है वहाँ पे लिमिट लगा दें, पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको औसत वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से जब हम निकालते हैं तो इसको ऐसे कर सकते हो, आई एवरेज बराबर जीरो से पाई आई डी थीटा अपॉन टू पाई। ठीक है, जब इनका रख के फिर आई की वैल्यू रखिए, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी या साइन थीटा डी थीटा रखोगे करोगे तो निकल के आएगा आई एवरेज बराबर टू आई एम बाई पाई। क्या निकल के आएगा? आई एवरेज बराबर टू आई एम बाई पाई। इसी तरीके वी एवरेज निकालेंगे तो आएगा टू वी एम बाई पाई। इसी तरीके अगर ईएमएफ में चलें तो ई एवरेज बराबर निकालेंगे तो आएगा टू ई एम बाई पाई। ठीक है, इनको जब सॉल्व करोगे आप तो इसी को लिख सकते हो आप, आई एवरेज बराबर 0.636 इंटू आई एम। ठीक है, फिर इनको लिख सकते हो वी एवरेज बराबर 0.636 इंटू वी एम के। फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो ई एवरेज बराबर 0.636 इंटू ई एम के। तो जिस वे में आपको मिलेगा क्वेश्चन उस वे में आप इनको ऐसे लगाते हुए
चले जाइएगा। ये औसत वैल्यू, औसत मान की परिभाषा आपकी क्लियर हो गई। आप औसत मान कैसे निकालते हैं, तो दो विधि बताया, मध्यकोटिक विधि, दूसरा बताया इंटीग्रेटिंग मेथड। तो मध्यकोटिक विधि में मैंने कहा भैया अलग अलग सेगमेंट से काट दीजिए और सबको जोड़ करके जितना सेगमेंट में आप काटे हो उससे भाग दीजिए, आपको औसत मान मिल जाएगा। इंटीग्रेटिंग मेथड में मैंने आपको ये सिखाया कि आई एवरेज जब आप निकालते हो तो आता है 2im/पाई, बी एवरेज बराबर 2bm/पाई या ई एवरेज बराबर 2em/पाई। जब इनको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.636 इंटू आई एम, 0.636 इंटू वी एम। तो इस तरीके से आप एवरेज वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, नोट करिए फटाक से चले। चलिए एवरेज वैल्यू हो गया ना। अब देखते हैं आरएमएस वैल्यू। अब देखा जाएगा आरएमएस वैल्यू। इसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वैल्यू ऑफ एसी। तो मैंने परिभाषा आपको दी है एवरेज वैल्यू को, जल्दी मिलेगी नहीं, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है कि आप पहले मीन लीजिए फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो जो वैल्यू आए वही क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो निकालेंगे कैसे, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है। अब वही बार बार नहीं बताना है कि आपका जो एसी है वो प्रति क्षण परिवर्तित होती है, कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता, तो ये सारी चीजें आपको बता दी है। अब देखिए वही कहानी यहाँ भी है, हम क्या करेंगे, डीसी से कंपेयर करेंगे। तो इस कंडक्टर पे टी टाइम के लिए जिसका रेजिस्टेंस आर है, आप डीसी लगा दो, ठीक है, डीसी लगा दीजिए। अब डीसी लगाने पे टी टाइम में कितना हीट पैदा हो रही है, एच डीसी, तो निकालेंगे तो आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 आएगा, ये कैलोरी में, ये हीट ले लिया। फिर उतने ही समय के लिए बेटा यहाँ पे एसी सप्लाई लगा दें। क्या लगा दें, एसी सप्लाई लगा दें। तो एसी सप्लाई लगाने पे जो एसी के कारण जो हीट पैदा हुई एच एसी, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 कैलोरी। अब दोनों हीट की वैल्यू अगर बराबर हो, यानी एच डी सी बराबर हो एच ए सी के, तो कहेंगे कि इस चालक पर प्रयुक्त की गई प्रत्यावर्ती राशि के मान को वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहा जाता है। बात समझ आ गई मेरी बात, सिंपल सा समझिएगा। एक कंडक्टर लिया, डीसी लगा दो, टी टाइम के लिए रेजिस्टेंस आर है, वो डीसी नोट कर लीजिए, डीसी के द्वारा कितनी हीट पैदा हो। उसके बाद उसी कंडक्टर पर उतने ही समय के लिए आप एसी लगा दीजिए और एसी के द्वारा जो हीट पैदा हुई उनको नोट कर लीजिए। दोनों हीट अगर बराबर हो जाती है आपस में, तो इस कंडक्टर पर प्रयुक्त एसी के मान को क्या बोलेंगे, वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। ठीक है, नोट करो फटाक से, जल्दी करिए। चलिए आगे देखिए, फिर बहुत तेज नोट कर रहे हो यार। ऐसा ना करना, नोट ही करते रहना, समझना नहीं। देखिए अब इनको कैसे निकालोगे, इनको भी निकालने की दो विधियां हैं, ठीक है। एक मिड ऑर्डिनरी मेथड, मिड ऑर्डिनरी मेथड, दूसरा है इंटीग्रेटिंग मेथड, इंटीग्रेटिंग मेथड। दो मेथड हैं इनके भी, ठीक है। अब क्या होगा, नोट कर लीजिए, दो मेथड है। तो हो गए नोट। अब देखिए मिड ऑर्डिनरी में कुछ नहीं करना, जैसे वहां किए थे, पहला मेथड मिड ऑर्डिनरी मेथड। जैसे एसी ऐसे चल रही है, तो इनको छोटे छोटे सेगमेंट में आप काट दीजिए, E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया, इधर भी E5 E6, इस तरीके से। अब क्या करिए, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू En का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अब क्या करना है आपको, रूट ले लेना। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना,
ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, ई आर एम एस की। क्या निकल के आएगी, ई आर एम एस की। इसी तरीके आप वोल्टेज का निकाल सकते हो, तो वोल्टेज का निकालेंगे तो क्या आएगा, वी आर एम एस बराबर अंडर रूट वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर प्लस वी थ्री का स्क्वायर अपॉन एंड सो ऑन वी एन है तो एन तक। ठीक, इसी तरीके आई आर एम एस बराबर निकालें तो आई आर एम एस बराबर आएगा रूट में आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर प्लस आई थ्री का स्क्वायर, सॉरी आई थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन आई एन डिवाइडेड बाई क्या, एन। ठीक, तो इससे इस विधि को बोलते हैं मध्य कोटिक विधि, जो कि ये लगाई नहीं जाती है, सिर्फ जानी जाती है। करना चाहेंगे तो आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत है। ठीक है हो गया भाई, चले अब देखिए अभी सवाल भी करवा रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए। देखिए अगला है, अगला आपका है इंटीग्रेटिंग मेथड, इंटीग्रेटिंग मेथड। तो ज़्यादा आपको जानना नहीं है, देखिए कैसे कितना जानना है। ये आपकी एसी साइकिल है, इस पे आप छोटी सी स्ट्रिप ले लो, इनको काट डालो, ठीक है, ये बन गया क्या, डी थीटा। यहाँ की वैल्यू को उठाएं, स्क्वायर करें, रूट ले लें, और यहाँ से यहाँ तक जितना चल रहा है, 0 से पाई, 2 पाई, जहाँ तक चल रही है थी, इसका भी हाफ लेकर के इंटीग्रेशन लिमिट लेकर के क्या इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करने पे जो आपका आएगा, यानी क्या निकल के आएगा, आई आर एम एस बराबर 0 से पाई आई स्क्वायर डी थीटा बटे 2 पाई, ये निकालेंगे। ठीक है अब यहाँ से जब आप निकालोगे तो आई आर एम एस बराबर आता है बेटा आई एम बाई रूट टू, क्या आएगा, आई एम बाई रूट टू। इसी तरीके वी आर एम एस बराबर अगर हम निकालें तो आएगा वी एम बाई रूट टू। इसी तरीके ई आर एम एस बराबर निकालेंगे तो आएगा ई एम बाई रूट टू। इनको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.707 इंटू आई एम, इनको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.707 इंटू वी एम, इनको सॉल्व करेंगे तो 0.707 इंटू ई एम आएगा। ये आरएमएस वैल्यू है। तीनों क्वांटिटी एक साथ दिखा रहा हूँ आपको, कायदे से देख लीजिए, नोट करिए फट। चलिए अब देखो आगे, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ तेज, तो आप लोग जब वीडियो देखा करिए तो उसकी स्पीड को क्या करिए, घटा लिया करिए, तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। ठीक है चले आगे। एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालना, वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब देखिएगा हमारी बात को ध्यान से कि मान लीजिए कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन अगर मान लीजिए दे दिया है, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दिया है इज इक्वल टू 150 साइन 50t, ये दे दिया। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ EMF, find the value of average value and RMS value of EMF, ये क्वेश्चन दे रखा। तो करेंगे कैसे, ये ध्यान से देखना है। और इसी तरीके के आपके यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, बहुत कायदे से मिलते हैं, ध्यान से सुनिए। तो पहला काम, आपको इक्वेशन दे रखा है कि 150 साइन 50t, ये दे रखा है। तो आपका एक मानक समीकरण मैंने कल बताया था कि बहुत काम देगा, आपको याद भी होगा, इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। कंपेयर करो जरा, तो ई एम की वैल्यू कितनी आ रही है, 150,
यानी EM की वैल्यू कितनी आ गई 150। ठीक, अब देखो बेटा आपको एवरेज निकालना ना, तो E एवरेज बराबर, ये जरूर याद रखना, इस तरीके से भी पूछता है, बहुत लोग क्या करते हैं 0.636 याद किए हैं, लेकिन ये नहीं पता है, जब इस फॉर्म में दे दिया तो वहीं तक जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब ये हम जानते हैं, लेकिन हमें जल्दी करना है, तो 150 गुणे 0.636, ये क्या हो जाएगा, यही तो EM की वैल्यू आती है, यही फार्मूला है ना, 0.636 इंटू EM, तो EM की वैल्यू 150 और ये रख दीजिए। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 15 छक्का 90, 15 तियां 45 और 9 54, 15 छक्का 90, 90 5 95, कितने डिजिट के बाद है 3, 1 2 3, कितना आ गया 95.4 वोल्ट। ठीक, ये आ गया एवरेज वैल्यू। अब देखिए RMS वैल्यू निकालना है, तो ERMS बराबर, अभी आपने पढ़ा है कि सर EM बाई रूट टू होता है, EM बाई रूट टू होता है। EM की वैल्यू कितनी बच्चा 150। अब ERMS बराबर निकालना है, तो इसको सॉल्व भी किया, कितना 0.707 इंटू EM, तो ले आओ जल्दी से 0.707 इंटू 150, ये करिए 15 सत्ते 105 के 5, यहाँ आ जाएगा 10 के 0, 15 सत्ते 105, 105 106, कितनी डिजिट 3, ये हो गया, कितना आ गया 106 वोल्ट। आंसर देखो मिनट में लगा कि नहीं लगा, अगर आपको मालूम होगा तब लगेगा, नहीं मालूम होगा तो नहीं लगेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए फिर बनाएगा दूसरा क्वेश्चन, मिटा दें। ठीक, थियरी पढ़ते रहो खूब कायदे से, और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, चुटकी बजा के TG2 निकालोगे, चुटकी बजा के, सिर्फ आप मेरी थियरी का कॉन्सेप्ट पूरा ले लीजिए बस। ठीक है, जैसे फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, केवल आपको घुमाएगा, तरीके देख लो, फिर निकलते हैं आगे। ऐसे देगा, जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया, अब ये दे देगा क्वेश्चन, ऐसे देगा कि कोई प्रत्यावर्ती राशि है जो इस तरीके से गमन कर रही है, इधर दे देगा वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा 100 वोल्ट, ये दे दिया 100 वोल्ट। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए, ऐसे देगा, इतना फिगर दे दिया, कहा प्रत्यावर्ती राशि का, प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान, औसत मान एवं RMS मान ज्ञात करिए, ऐसे दे देगा, RMS मान ज्ञात करिए। ठीक, बात समझे, इसको कितने तरीके से दे सकता है, एक तरीका ये हो गया बेटा, दूसरा तरीका ऐसे दे देगा, ठीक है, ये दे दिया, और यहाँ दे देगा ऐसे, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, यहाँ दे देगा 100 वोल्ट। ठीक, तब भी यही क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या तीसरे तरीके में आपको फिर कंफ्यूज कर दे, कैसे, ये देखिए, ये फिर ये यहाँ दे दिया, कुछ नहीं दिया, अब यहाँ से इसने ऐसे डाल दिया, मैं तीनों तरीके दिखा रहा हूँ कैसे कैसे दे सकता है, यहाँ दे दिया क्या 100 वोल्ट। ठीक, तीन तरीके के फिगर दे देगा, आप कंफ्यूज ना होइए, बिल्कुल सारी कहानी आपको मालूम है, हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम मान ही तो चाहिए, मैक्सिमम मान ही तो चाहिए हमको, तो मैक्सिमम मान चाहिए, तो हमारे पास यहाँ से देख करके, इसी को कल बताया था ना, ये क्या होता है मैक्सिमम मान होता है, ये क्या होता है मैक्सिमम मान होता है, ये क्या होता है मैक्सिमम मान होता है। ठीक, चाहे वो रिवर्स में हो, चाहे वो फॉरवर्ड में हो, मतलब चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे वो निगेटिव में हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरीके से चाहे ऐसे करके फिगर दे दे आपको, चाहे ऐसे करके दे दे, चाहे ऐसे करके दे दे, तब कैसे आप RMS मान और एवरेज मान निकालेंगे। तो यहाँ से फिगर से देख करके मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है कि बेटा ये चलती है जब ये, तो ये होता है मैक्सिमम मान, इसको क्या बोलते हैं, कल ही बताए थे ना, ये क्या होता है मैक्सिमम मान होता है, मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या होता है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू ही होती है। तो अब आपको कंपेयर करने से पता चल रहा होगा कि यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, तो VM की वैल्यू कितनी आ रही है 100 वोल्ट आ रही है, कितनी आ रही है 100 वोल्ट आ रही है, तो अब B एवरेज निकालो ना, सब मिल तो गया 0.636 इंटू VM,
तो 0.636 इंटू 100 कितना आ जाएगा 63.6 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से बी आर एम एस की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू यानी क्या होता है वी एम बाई रूट टू बराबर 0.707 इंटू वी एम। तो 0.707 इंटू 100 कितना निकल गया बेटा 70.7 वोल्ट। ये आरएमएस माना गया, ये आपका एवरेज माना गया। तो देख के आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझिए, चाहे जिस तरीके से दे आप उस तरीके से इनको करते चले जाना है। ठीक, नोट करो फट में। हो गया, चलें मिटाइए। देखिए और किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, आपके यहाँ सिंपल जो क्वेश्चन आएंगे उन्हीं को बेस बना के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए एक टाइप और देख लो, जैसे लिया है क्वेश्चन प्रत्यावर्ती राज, ठीक, दिया है v इक्वल टू 150 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, इस तरीके से दिया है। कह रहा है का औसत मान, दोनों लेके आपको बता रहा हूँ, औसत मान एवं आरएमएस मान ज्ञात करिए, एवं आरएमएस मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो आप कहोगे सर जी यहाँ तो ओमेगा टी ही रहता है, आपने पाई बाई 4 जोड़ दिया, तो क्या करें? कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा अपना मानक समीकरण लिखिए, v इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, जो दिया है उसको ले आइए 150 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो इससे इनका कंपेयर होगा, हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमसे लेना देना किसका है? इसका है, इसका। ठीक है, हमसे लेना देना किसका रहेगा? इसका रहेगा, चाहे आगे कुछ भी दिया हो हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे, अब बी एम बराबर आपको मिल गया कितना 150, अब आप निकाल डालो वी एवरेज बराबर वही फार्मूला 0.636 इंटू 150 लगा दो, वी आर एम एस बराबर निकाल लो तो 0.707 इंटू 150 यहाँ से निकाल लीजिए। तो इस तरीके से मेरा मोटिव ये है कि आप यहाँ इससे ज़्यादा बढ़ के क्वेश्चन नहीं आएंगे एवरेज वैल्यू और औसत वैल्यू पे। तो इस इतने तरीके से क्वेश्चन आएगा, जनरली आपके यहाँ फार्मूले पूछे जाते हैं, लेकिन अगर मान लो मॉडरेट किया इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप उनको बेहतरीन ढंग से लगा सकें। ठीक है, अब देखिए आगे चलें। तो ये कहानी थी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू की। आपने सबको देखा, मतलब समझा कि एवरेज वैल्यू क्या है, औसत वैल्यू क्या है, आरएमएस मान क्या है, कितने मेथड से इनको निकालते हैं, किस तरीके से इन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा आगे है फॉर्म फैक्टर। क्या है? फॉर्म फैक्टर। ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है? तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो आप याद रखिएगा आर एम, आर एम। ठीक है, तो किसी प्रत्यावर्ती राशि का आरएमएस मान, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, एसी में चाहे वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, चाहे ईएमएफ हो। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आप लिखेंगे एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, चाहे वोल्टेज, चाहे करंट, चाहे आपका ईएमएफ। ठीक है, तो इनका जो अनुपात होता है यही फॉर्म फैक्टर कहलाता है। इसे बोलते हैं रूप गुणांक, हिंदी में क्या बोलते हैं? रूप गुणांक या आकृति गुणांक, जो भी आप समझा चाहें, हिंदी में बोला जाता है इसे रूप गुणांक, आकृति गुणांक, बड़े हिंदी है आकृति गुणांक। ठीक है, चाहे जो, ठीक।
तो अब देखो मेरी बात को, तो अब वैल्यू रखिए फॉर्म फैक्टर पे। तो मान लीजिए वोल्टेज की वैल्यू रख रहे हो, तो बी आर एम एस बटे बी एवरेज, ये तो होगा, ठीक है। तो बी आर एम एस की वैल्यू कितनी है बेटा? बी आर एम एस की वैल्यू आती है बी एम बाई रूट टू, और इसकी वैल्यू कितनी आती है एवरेज की? टू बी एम बाई पाई, ठीक है। सॉल्व कर दो इनको, तो बी एम बाई रूट टू इंटू पाई अपान टू बी एम, ये खत्म, आएगा क्या आपके पास? पाई अपान टू रूट टू, ठीक है। जब इनको आप काटेंगे पीटेंगे तो आएगा 1.11, क्या आएगा? 1.11। तो ज्यावक्रीय तरंग के लिए, ध्यान से सुनो मेरी बात, ज्यावक्रीय तरंग के लिए मैं लिख दे रहा हूं, तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान, फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है, यानी के एफ बराबर 1.11 होता है, ठीक है। अभी इसी को जाओगे एवरेज वैल्यू में निकालने तो कुछ और आएगा, आप जाओ सॉरी हाफ वेव में जाएंगे तो कुछ और आएगा, फुल वेव में जाओगे तो सॉरी फुल वेव तो देख ही रहे हो, आप जाएंगे उसमें ट्रेंगल में कुछ और आएगा, स्क्वायर में कुछ और आएगा। तो यहाँ पर्टिकुलर आप एसी पढ़ लो, ज्यावक्रीय तरंग पढ़ लो, इसलिए यहाँ इसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है? 1.11 आती है। पहली चीज वैल्यू याद रखना है। दूसरी चीज होता क्या है कि किसी प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान और एवरेज मान का जो अनुपात होता है वह क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है। अर्थात के बराबर बी आरएमएस और बी एवरेज का जो अनुपात होता है वही क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है। अगली बात, फॉर्म फैक्टर का मान कितना आता है? तो 1.11 आता है, ठीक है, नोट करिए। ऊपर से मिटा दें। ठीक, पीक फैक्टर, पीक फैक्टर, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं शिखर गुणांक, शीर्ष गुणांक, बहुत कुछ बोला जाता भैया, हिंदी जरा ध्यान से सुनिएगा। शीर्ष गुणांक, ठीक है, चरम गुणांक, जो भी हैं ये सब नाम ही हैं इनके हिंदी, तो हिंदी आपको याद रखनी है, फिलहाल याद रखिएगा पीक, ठीक है। तो पीक का मतलब क्या होता है? उच्च, तो यानी मैक्सिमम मान ऊपर रख दीजिए और आरएमएस मान नीचे रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि किसी प्रत्यावर्ती राशि, पीक फैक्टर को मान लीजिए यहाँ केपी से रिप्रेजेंट कर दें, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी, एसी में चाहे वोल्टेज चाहे करंट चाहे ईएमएफ, ठीक है। और आरएमएस मान, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, चाहे वोल्टेज चाहे करंट चाहे ईएमएफ, ठीक है। तो इसे इनका अनुपात, यानी किसी प्रत्यावर्ती राशि के उच्चतम मान और आरएमएस मान का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं? शिखर गुणांक या पीक फैक्टर बोला जाता है। अब वैल्यू रखो जरा, तो मान लीजिए वोल्टेज ले रहे हैं, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? Vm, और इसकी आरएमएस वैल्यू क्या आती है? Bm बाई रूट टू, ठीक है। सॉल्व करिए, क्या मिल जाएगा? Bm बाई Vm इंटू रूट टू, ये खत्म, आया क्या? रूट टू, के भी बराबर क्या आया? रूट टू। जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 1.414। तो याद रखना क्या है कि किसी प्रत्यावर्ती राशि के उच्चतम मान और आरएमएस मान, यानी मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं? पीक फैक्टर बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका मान कितना होता है सिनुसाइडल के लिए, ज्यावक्रीय तरंग की बात कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा, हर वेव तरंग के लिए इनकी सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो ज्यावक्रीय तरंग के लिए
पीक फैक्टर का मान कितना होता है तो आप बताएंगे 1.414 होता है। ठीक, बात क्लियर? ठीक है, इतना हो गया। तो आपने एवरेज वैल्यू पढ़ा, एवरेज वैल्यू की डिफिनेशन पढ़ी, उनको फाइंड करने के तरीके पढ़े, आपने आरएमएस वैल्यू पढ़ी, आरएमएस वैल्यू को फाइंड करने के तरीके पढ़े, उनके सवाल लगाए कितने तरीके का आते हैं, आप फॉर्म फैक्टर पढ़े, आप पीक फैक्टर पढ़े। ठीक है, तो कल एसी की सर्किट स्टार्ट होगी। थैंक यू, थैंक यू।